सौ बात की एक बात यह कि अब तो साबित ही हो गया कि ऑपरेशन सिंदूर पर भी पाकिस्तान जो शेखियां बघार रहा है वो सब झूठ है। खुद ही दुनिया ने देख लिया कि ये तो हर बात पर झूठ बोलता है देश, पूरा देश झूठ बोलता है। सुना आपने पाकिस्तान ने क्या किया? सुनकर पूरी दुनिया कह रही है कि पाकिस्तान से बड़ा झूठा देश इस पृथ्वी पर तो कोई नहीं। हुआ क्या कि आसिम मुनीर ने अपनी सेना के एक अफसर के कसीदे पढ़ दिए। पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर ने पता है किसकी शहादत को याद किया? पाकिस्तान की सेना के कैप्टन थे, कैप्टन कर्नल शेर खान। करगिल युद्ध में मारे गए थे 1999 में। पाकिस्तान के सेना प्रमुख ने उनको शहीद बताते हुए उनकी वीरता की कहानी याद दिलाई अपने मुल्क को कि कैसे कैप्टन कर्नल शेर खान ने करगिल में बहादुरी से लड़ते हुए जान दी थी। लेकिन उनकी बहादुरी की कहानी पाकिस्तान को जानते हैं किसने बताई थी? भारतीय सेना के ब्रिगेडियर ने, भारतीय सेना के अफसर ने। भारतीय सेना ने बताया था कि किस तरह से कैप्टन कर्नल शेर खान लड़े थे, क्योंकि ये जो पाकिस्तान अब उनको बड़ा शहीद बता रहा है, उस पाकिस्तान ने अपने सैनिक को अपना सैनिक ही मानने से इनकार कर दिया था। दुनिया वही तो देख रही है कि ये आज कसीदे पढ़ रहे हैं मुनीर, लेकिन पाकिस्तान ने उनका शव लेने से इनकार कर दिया था। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान ने दुनिया को झूठ बोल रखा था कि करगिल में उसने कोई युद्ध किया ही नहीं। उस वक्त ये झूठ था। उसने कहा था उसके लोग तो हैं ही नहीं जो भारत की सेना से लड़ रहे थे, ये बोलकर रखा था। हर बार सेम स्टोरी सुनाता है ये झूठा देश। जैसे आज कह रहा है ना कि पहलगाम में पता नहीं कौन आया था, वो तो भारत के ही लोग होंगे। जैसे मुंबई हमले में कह रहा था कि पता नहीं कसाब कौन है। अब तो तहव्वुर राणा ने भी एनआईए को बता दिया ना कि उसको और हेडली को पाकिस्तान की सेना ने भेजा था। लेकिन उसको भी पाकिस्तान कह देगा कि वो तो एनआईए की बनाई हुई कहानी है। लेकिन इसको क्या बोलेगा जो आसिम मुनीर खुद कह रहे हैं कि कैप्टन कर्नल शेर खान ने करगिल में वीरता दिखाई थी। इस कैप्टन कर्नल शेर खान का शव लेने से मना कर दिया था पाकिस्तान ने। कर्नल तो वैसे उनका नाम था, ओहदा कैप्टन। बताते हैं उनके दादा ने उनका नाम ही कर्नल रख दिया था, क्योंकि वो चाहते थे कि उनका पोता फौज में जाए। तो फौज में वो गए और कैप्टन की रैंक तक पहुंच गए थे जब करगिल में लड़ते हुए मारे गए। तब पाकिस्तान के सेना प्रमुख थे जनरल परवेज मुशर्रफ। उन्होंने प्लान बनाया था जिसको उन्होंने नाम दिया था ऑपरेशन कोहे पायमा। करगिल जो है वो लद्दाख में, कश्मीर के बगल में जहां से लद्दाख शुरू होता है वहां पर है, और एलओसी के उस पार करगिल में है पीओके। करगिल के उस पार एलओसी में पीओके है, यानी पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर, उसका वो गिलगित बल्टिस्तान का इलाका है। तो वो पूरा पहाड़ी इलाका है, लेकिन ना इस तरफ ज्यादा आबादी है ना ही एलओसी के उस तरफ ज्यादा आबादी है। मुशर्रफ ने प्लान बनाया था कि इस तरफ करगिल की पहाड़ियों पर अगर वो कब्जा कर लेंगे तो लेह पर जाने वाले रास्ते पर वो ऊंची पोजीशन को पकड़कर बैठ जाएंगे, यानी उस रास्ते पर हमला कर लद्दाख को भारत से फिर वो काट सकते हैं। प्लान ये इसलिए था क्योंकि उस टाइम सर्दियों में एलओसी के दोनों तरफ सेनाएं वहां चोटियों से नीचे आ जाती थी, क्योंकि ऊपर बर्फ पड़ती थी। तो दोनों सेनाएं चौकियां छोड़कर नीचे चली जाती थी, फिर बर्फ पिघलने पर वापस चौकियों पर आ जाती थी अपनी अपनी। शिमला समझौता था, शिमला समझौते के तहत एलओसी क्रॉस तो करनी नहीं थी। तो ये दोनों सेनाओं ने रूटीन बना रखा था। लेकिन मुशर्रफ ने सोचा कि बर्फ का टाइम ही भारत की चौकियों पर कब्जा कर लेंगे, बर्फ के टाइम में, और फिर जब लद्दाख को काट ही देंगे भारत से, फिर तो जीत हो जाएगी। फिर कौन याद रखता है कि समझौता क्या था और किसने तोड़ा? खतरनाक साजिश थी। लेकिन एलओसी के पार भारत में आने का मतलब था युद्ध छेड़ देना भारत के खिलाफ। और परमाणु ताकतें हो चुकी थी दोनों। परमाणु ताकत भारत में एलओसी पार करके पाकिस्तान की सेना के घुसने का मतलब था कि दुनिया के सारे देश दौड़े दौड़े आ जाते पाकिस्तान को लताड़ने के लिए कि ये क्या कर रहे हो, वापस जाओ। तो प्लान ये बनाया था जो पाकिस्तान हर बार बनाता। 1948 में भी उसने कश्मीर में सेना भेजी, तो कहा ये हमारी सेना नहीं है, ये कबायलियों ने हमला कर दिया था। 1965 में भी सेना भेजी, कहा कि लोकल कश्मीरी हमारी सेना नहीं है।
करगिल में भी यही कहा कि ये कश्मीर की आजादी के लिए जिहाद करने वाले लड़ाके हैं, उनकी सेना का कोई लेना देना नहीं। तो उसने सर्दियों में अपने सैनिक भेज दिए भारत की चौकियों पर कब्जा करने के लिए। फिर बर्फ थोड़ी थोड़ी पिघली तो सबसे पहले जो भेड़ बकरियां चराने जाते हैं लोग, उन्होंने नीचे आकर बताया भारतीय सेना को कि आपकी चौकियों पर तो कोई और लोग आए हुए हैं। तो कारगिल की जंग हो गई। पाकिस्तान मासूम बनकर बोलता रहा कि उसने तो एलओसी पार नहीं की है, उसके सैनिक नहीं है ये लोग, जो भारत कहता रहा उसकी चौकियों पर बैठे हैं। उसने कहा ये तो भारतीय सेना से लड़ने वाले मुजाहिदीन होंगे। खैर जंग हो गई तो भारतीय सेना ने नानी याद दिला दी उनको। अमेरिका के राष्ट्रपति ने पाकिस्तान के तब के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को बुलाकर डांट पिला दी। नवाज शरीफ यानी जो अभी के प्रधानमंत्री हैं शहबाज शरीफ, उनके बड़े भाई, नवाज शरीफ को बुलाया, उनको डांट पिला दी कि ये क्या कर रखा भाई, परमाणु युद्ध करवाना है क्या, एलओसी पार करके कैसे चले गए तुम्हारे सैनिक। तो नवाज शरीफ ने कहा कि मुझे तो बताया ही नहीं सेना ने। यह अलग ड्रामा चलता रहता पाकिस्तान में। प्रधानमंत्री को सेना को समझती नहीं है, या तो दुनिया को दिखाने के लिए ये लोग नौटंकी करते हैं और दोनों साइड से खेलते हैं। तभी तो इस बार ट्रंप ने जब बात करनी थी ईरान युद्ध की तो शहबाज शरीफ को पूछा तक ही नहीं कि उनके प्रधानमंत्री को बुलाओ, तो वो कह देंगे कि सेना तो हमारी बात ही नहीं सुनती। तो ट्रंप ने सीधा आसिम मुनीर को ही बुला लिया कि भाई जब करना तुमने है तो तुम ही आ जाओ। ऐसे ही कारगिल के टाइम हुआ था। तो जब पाकिस्तान ने माना ही नहीं कि उसकी सेना लड़ रही है कारगिल में, तो उनके शव कैसे ले लेती। भारत की सेना ने उनके तंबू उखाड़ फेंके। लगभग 4000 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए थे। उन्हीं में ये कैप्टन कर्नल शेर खान भी थे। ये वहां टाइगर हिल पर थे। 5 जुलाई 1999 को 17,000 फीट की ऊंचाई पर जंग हुई। 5 चौकियों को बचाने में लगे हुए थे कैप्टन शेर खान। भारत की 2 बटालियन आई और इनकी टुकड़ी को वहां से उखाड़ फेंका। लेकिन उन्होंने फिर से काउंटर अटैक करने की कोशिश की, लेकिन फिर जान गंवा बैठे। भारत के ब्रिगेडियर एमपीएस बाजवा को उनका शव मिला। उनके शव से उनकी पत्नी की लिखी हुई चिट्ठियां मिली। तो 12 जुलाई को, 5 जुलाई को जंग हुई थी, 12 जुलाई को भारत ने पाकिस्तान को बताया कि ऐसे ऐसे आपकी सेना के अफसर का शव मिला है। 2 अफसरों का बताया, कैप्टन शेर खान और कैप्टन इम्तियाज मलिक। पाकिस्तान माना ही नहीं। उसने जवाब दिया कि ऐसे कोई अफसर ही नहीं है उसके। अरे भारतीय सेना ने बोला कैप्टन कर्नल शेर खान की पत्नी की चिट्ठियां हैं और कितना झूठ बोलोगे। तो कहने लगा पाकिस्तान कि ऐसा करो कि शव इस्लामाबाद भेज दो, हम चेक करवा लेंगे परिवारों से। तो भारत ने कहा ये कोई बात होती है, चेक करवा लेंगे का क्या मतलब है। एक तो इज्जत से बता रहे हैं, ऊपर से चौड़े हो रहे हो। बताइए ये देश है कोई। झूठ बोल रखा था तो उस झूठ के चक्कर में अपने सैनिकों के शव तक नहीं ले रहा था। फिर तो रेड क्रॉस जो अंतर्राष्ट्रीय संस्था है ना, वो आई बीच में और कहा कि आप शव हमको दे दो, हम दे देंगे वहां उनके परिवारों को। मानवाधिकारों के लिए काम करती है रेड क्रॉस। तो उसने बोला भाई आपने शव की बात की है, पाकिस्तान नहीं ले रहा, हमें दे दो, हम उनके परिवारों तक पहुंचा देंगे। तो भारत ने पूरे सैन्य सम्मान के साथ पाकिस्तान के झंडे में लपेटकर उनको पूरी इज्जत से शव दिए। और मेन बात सुनिए, ब्रिगेडियर बाजवा ने कैप्टन शेर खान की जेब में एक नोट लिखकर भेजा। पता है नोट में क्या लिखा था? नोट में भारत के ब्रिगेडियर ने लिखकर भेजा कि कैप्टन कर्नल शेर खान हमारी सेना के खिलाफ बहादुरी से लड़े। बताइए, यह होती है सेना जो अपने दुश्मन के लिए ऐसा नोट लिखकर भेजती है। अपने दुश्मन को हरा दिया, लेकिन उसके लिए नोट लिखा कि यह अफसर बहादुरी से लड़े। और पता है आपको, भारत की सेना के ब्रिगेडियर के इस संदेश की वजह से ही पाकिस्तान ने आखिरकार उनको वहां का सर्वोच्च सैन्य सम्मान निशाने हैदर दिया। वो बेगैरत पाकिस्तान जो उनको अपना सैनिक नहीं मान रहा था, उनको निशाने हैदर दे दिया। यह दुनिया के मिलिट्री इतिहास में कभी नहीं हुआ कि दुश्मन की रिकमेंडेशन पर किसी सैनिक को किसी देश ने मेडल दिया हो। दुश्मन की रिकमेंडेशन पर। पता है आपको, कैप्टन कर्नल शेर खान के परिवार ने
उनके परिवार ने ब्रिगेडियर बाजवा को लिखकर धन्यवाद भेजा था। उनकी सेना ने उनका शव ठुकरा दिया था और भारत ने उनके शव को उनके झंडे में पूरे सैन्य सम्मान के साथ भेजा था। यह है भारतीय सेना। और एक है वो बेशर्म झूठी सेना जो अपने सैनिकों के शव भी नहीं लेती, क्योंकि उसको अपनी झूठी कहानी बतानी होती है दुनिया को। अच्छा, बाद में सब मान लेता है ये पाकिस्तान। 1948 में भी मान लिया था हमारी सेना थी, 1965 में भी मान लिया था हमारी सेना थी, 1999 में भी मान लिया था हमारी सेना थी। अब भी धीरे धीरे करके आप देख ही रहे हो कि उसका कोई ना कोई नेता सच बोलकर मान ही लेता है कि कैसे ऑपरेशन सिंदूर में उसको मुंह की खानी पड़ी। पहलगाम पर भी मान लेंगे, आप देखते जाइए। ये पूरा देश झूठ बोलता है। 100 बात की एक बात।